कर दी, स्टार्टेड। हाय भगवान भाई, चलो। हेलो एंड वेलकम टू अविपीडिया पावर्ड बाय मनी वाइज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020। सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो, द एग्जामिनेशन इज सपोज टू बी ऑन 17th of January 2020। तो आई थिंक ऑल वी नीड टू नो इज़ अगले 20 दिन हम, जैसे अब कल से शुरू करते हैं तो 27 से शुरू करते हुए 27 से टिल 17th वी गेट अराउंड 20 days। गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग आशी। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज इट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट? आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस में से क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और हम किस तरीके से उसको एक स्प्रेड आउट वे से काम कर सकें। सी 20 days हैं तो इट्स ऑब्वियस नॉट एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड्स। एज पर मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट की टर्म है दैट इज व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप अगर अपने लेवल पर एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलें और उसके हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करें। सो दैट्स व्हाट आई वुड बी ट्राइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना पेस होता है, दैट इज़ ट्रू। हर कोई अपने अपने पेस पर चलता है। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिवाइड आवर सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स इन सच अ वे कि आप लोगों की आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। अब वो मैक्सिमाइजेशन कैसे करनी है, वो सब्जेक्ट्स किस तरीके से चलाने हैं, बस आपको वो देखना है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम कैसे करें? ओके, सो जैसे याद रखिएगा हमारे पास इसके अंदर ओवरऑल जब हम वर्क करते हैं इसके ऊपर, ओके चलिए। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फेज़ वन के अंदर हमारे पास क्या क्या है? देखिए फेज़ वन के अंदर ना हमारे पास 4 चीज़ें जो फेज़ 2 में नहीं है। वो क्या क्या है? फेज़ वन के अंदर हमारे पास है जनरल अवेयरनेस, देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी हैव क्वांट और लास्ट इज टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ओके, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, बस अभी सॉर्ट हुआ है तो आई एम बैक। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हमारे पास सेबी ग्रेड ए में 2 पेपर होंगे। याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो जब हमारे पास 100 मार्क्स हैं तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है, देन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, क्वांट में क्या है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग में क्या है, उन सब चीज़ों को आपको सोच कर चलना है। इन केस, गुड इवनिंग अंकित, आप में से काफ़ी सारे एसबीआई पीओ की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आप एसबीआई पीओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग वहाँ भी मिलेगी। तो देन जो ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हैं उनके लिए तो परफेक्ट टाइम है। आप लोग अपने एग्जामिनेशन से पहले पहले इस पोर्शन को क्लियर करके चलें, बिकॉज यहाँ पर आपको चाहिए 30% और नेक्स्ट वाले में आपको चाहिए 40%। गुड इवनिंग। तो जब आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें वर्क करना है। बट किस तरीके से? हर दिन इनमें से 2 उठा लो। मतलब चाहे किसी दिन इंग्लिश के साथ में यू वर्क विद रीजनिंग एंड देन वन डे इंग्लिश विद क्वांट, बट जनरल अवेयरनेस का क्या करें? द बेस्ट थिंग इज जनरल अवेयरनेस आप रेगुलरली देखते हैं, बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज सच अ ह्यूज टॉपिक, बी इट इकोनॉमिक जीके, बी इट मिसलिनियस और बी इट स्टैटिक। जो आपके पास तीनों तरह की आपके पास जीके आ जाती है, वो आपको इस एग्जामिनेशन में पेपर 1 में भी हेल्प करेगी, पेपर 2 में भी हेल्प करेगी। सो बेस्ट ऑप्शन इज कि आप इनको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देते ही चलो, क्योंकि इतनी वास्ट के अंदर मेमोरी है, हमें याद करते रहना है, चीज़ों को देखते रहना है। तो बेस्ट थिंग इज अगले जितना समय आप पढ़ रहे हैं इसको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस को, बट हाँ इसको रोज जरूर देखते रहो। बट क्वांट और रीजनिंग को पेपर से कुछ दिन पहले थोड़ा ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपनी स्पीड पर वर्क करना होता है। क्योंकि ओवरऑल हमें क्या होगा, इस पोर्शन के अंदर 80 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। सो आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चंस के हिसाब से आई डोंट थिंक आपको टाइम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट स्टिल हमें फिर भी इसके अंदर एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पीओ एग्जाम्स राइट नाउ, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। उसके लिए प्रिपेयर करते हुए इसके लिए साथ में प्रिपेयर करें। मनोज, अगर 5 जैन को है तो आप 5 जैन तक तो वैसे भी ये पढ़ ही रहे हैं, तो मतलब आपको पेपर 2 पर वर्क करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर पेपर 1 तो आपका सॉर्ट हो रहा है, क्योंकि एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहां पर भी वो वैसे ही आपके लिए सिमिलर लेवल पर हो जाती है प्रिपरेशन। तो दैट्स अ गुड पार्ट। इन केस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप कहाँ से पढ़ो, तो आप उनके टेस्ट निकालो और करने शुरू करो। दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट आवर टेस्ट सीरीज, या आप किसी और जगह की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो 5 जैन को अगर पेपर है तो उससे पहले पहले आप शुरू कर दो।
दैट्स द बेसिक पॉइंट अंकित, दे हैवंट स्पेसिफाइड। अगर आप उनकी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं तो उसमें लिखा है 80 क्वेश्चंस आर देयर और आपको 100 मार्क्स का है। दे आर नॉट स्पेसिफाइंग ये 80 नंबर वो कैसे पूरे करेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का हो, या ये भी तो हो सकता है देयर वुड बी क्वेश्चंस जो 2 मार्क के होंगे और देयर वुड बी क्वेश्चंस जो 1 मार्क के होंगे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो दैट मीन्स हमें वहां पर ध्यान से देखना होगा। सुरेंद्र, आप अगर रिसर्च के लिए देख रहे हैं कि रिसर्च का पेपर का कब होता है, तो बेस्ट इज कि आप एक बार अपने एडमिट कार्ड जरूर रिव्यू करें। मनोज, इट डजंट मैटर आपका किस तरफ क्लियर हो जाता है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेबी पेपर ले रहा है, अगर आप देखेंगे तो वेटेज ज्यादा सेकंड पेपर की रहती है, तो फेज 2 में जाओगे तो वहां पर तो करना ही आपको सीधा वो जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं वो करने हैं। दैट सिंपली मीन्स जब आप फोकस कर रहे हो इसके अंदर अपना इतना फोकस या इतना हाथ जरूर रखो कि आप अपना पेपर 1 निकाल जाओ। ठीक है, पेपर 1 का बेसिक कट ऑफ आप अगर उससे ऊपर रह रहे हो दैट्स इनफ। आपको मेन अपना पेपर 2 पर जरूर फोकस रखना है, बिकॉज पेपर 2 जो है वो आपको आगे फेज 2 में भी हेल्प करेगा। जिसके लिए ये वाले टॉपिक्स हाथ में है उनके लिए क्या हो जाता है कि आपका फेज 1 बहुत इजीली आप मेरिट में जा सकते हो, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सो चले देखते हैं एग्जैक्टली इस पेपर के लिए क्या क्यों। ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड देन वी हैव द जनरल अवेयरनेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस तो हमें यहाँ भी काम आएगी। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स बेस्ड जो हमारे पास चीज़ें ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इको वहाँ भी है, सेकेंड पार्ट में भी और फर्स्ट पार्ट में भी है। ओके, एम आई ऑडिबल एज वेल एज विजिबल? ओके, चलो देन व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल स्ट्रीम, हमारे पास क्या चीज़ें हैं जनरल स्ट्रीम के लिए? फर्स्ट इज मैनेजमेंट, सेकंड इज फाइनेंस, थर्ड इज कॉस्टिंग, देन वी हैव कंपनीज एक्ट एंड लास्ट इज इकोनॉमिक्स। Marathon classes will be there, don't worry, we'll be bringing up soon, and soon we are going to have something good for you guys that will be starting from tomorrow only, so just stay tuned। हम कल से आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं, so let's see। चलिए, टिल देन मैं बता रही थी कि आपको कि व्हाट टू डू रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो है ये देखिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, स्टिल थिंकिंग कि अब कैसे होगा, अभी नहीं कर पाए हैं 40%, सी सिद्धार्थ दे हैव केप्ट इट एज अ कट ऑफ। अब इसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट भी तो बनेगी, सो वहां पर मेरिट लिस्ट वाली चीज तो रहती ही है। So I would still suggest कि ये मत सोचे कि 40% के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, दैट वुड बी अ लिटिल डेंजरस, बिकॉज फेज 2 भी है, फेज 2 में तो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बढ़ जाएगा। याद रखिएगा फेज 2 में आपके पास यही चीजें रह जाएंगी, तो मतलब हमें ये एक्सपेक्टेशन रह सकती है कि फर्स्ट लेवल पर सेबी ग्रेड ए का जो एग्जामिनेशन होगा उसका लेवल विल बी एवरेज, लेकिन जो सेकेंड में होगा वो उससे ज्यादा हो जाएगा। ओके, चलिए Ankit, then you will have to stay tuned till tomorrow. We'll be able to tell you what exactly we are bringing up for you. चलिए, till then when we talk about it, क्वांट में हमारे पास क्या रहता है, ये सब चीज़ें हमने कहीं ना कहीं अगर आपने क्लरिकल लेवल के लिए या फिर आपने किसी भी तरीके से प्रिपेयर किया था बैंक या क्लरिकल या आईबीपीएस या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपने वहां पर इन सब चीज़ों को पढ़ा ही होगा। वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज प्लेसेस ओनली, जैसे टाइम एंड स्पीड हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन से तो वैसे भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके पास आ जाता है। देन परसेंटेज इज ऑलवेज देयर। टाइम एंड वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंड में आकर देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो जितनी जल्दी आप क्वांट के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी जल्दी रहता है। देखिए, when we talk about general awareness in SEBI grade A, it would be more oriented towards either SEBI and their working and the related organizations, or we can talk about the economics part. So वो है, लेकिन जो इनका जनरल अवेयरनेस का अभी एग्जामिनेशन का जो उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस डाले हैं वहां पर ऑस्कर के बारे में भी पूछा गया है। दैट मीन्स वो लोग आपको अपडेटेड अभी क्या चल रहा है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज अ वास्ट एरिया इन जनरल अवेयरनेस। वो क्या कर सकते हैं, तो वो मिसलिनियस जी की वाली चीज आ जाती है। ओके, गुड इवनिंग। सो ये चीज आ गई। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ब्लड रिलेशंस। आपकी रीजनिंग के अंदर देर आर सर्टन टॉपिक्स विच आर ऑलवेज देयर। सो वहां पर जैसे आपके पास पजल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोडिंग डी कोडिंग आ जाती है, रैंकिंग रहती है, साइलॉजिज्म, ब्लड रिलेशंस,
इन सब के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं और उसको प्रिपेयर करते जाएं, दैट इज ईजियर। क्योंकि क्या होगा कि आपको पता है कि अच्छा अगर हम लोगों के पास अगले 20 दिन है तो मैं इनमें से क्या उठा सकती हूँ, मैं इनमें से क्या उठा सकती हूँ, आई सॉर्ट इट आउट कि मैं पहले दिन में अगर ये 3 उठा रही हूं तो इनके मैंने 2 उठा लिए टॉपिक्स। कभी भी सारा डिफिकल्ट एक दिन में नहीं उठाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डिवाइड इट इनटू 1 इजी, 1 डिफिकल्ट, 1 मॉडरेट, देन इजी। जब आप कुछ इस तरीके से चल रहे होते हैं ना तो आपके लिए वहां पर एक ऑल्टरनेटिव तैयार रहता है, बिकॉज हमको प्रिपरेशन करनी है पेपर की और एक बारी में बैठकर वो चीज करनी है, तो इजी डिफिकल्ट पर चलोगे तो ज्यादा जल्दी हमारी पढ़ाई हो पाती है। सुरेंद्र, आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आप एक बार एडमिट कार्ड पर रिव्यू कीजिए, ऐसा तो नहीं लिखा कि वहां पर उनका अलग से आएगा। 50 questions, 100 marks, can we say that the level? Ankit, when we talk about SEBI is an organization which is totally engrossed in share market securities and everything else when we talk about the regulation of the market. तो हम कह सकते हैं कि जब ये कॉस्टिंग मैनेजमेंट उन सब के लिए डालेगा तो ये लोग मीडियम लेवल तो रखेंगे। जो उन्होंने क्वेश्चंस का सीक्वेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग उससे ऊपर का लेवल ही आएगा एग्जाम में, उससे लोअर लेवल नहीं आएगा, तो आपको उस तरीके से चलना है। तो दैट इज मिडल और लो हायर। बट क्योंकि ये आपका फेज 1 है तो फेज 1 का लेवल वुड बी मोस्ट प्रोबेबली इजी एंड मॉडरेट, बट जो फेज 2 होगा देन दैट विल बी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ओके, सो देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज वेल एज एजेस। ज्यादा चांसेस हो जाता है कि परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनसे तो वो चीजें रहता ही है। ओके, टिल देन चलो अगला देखें। देन द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज then is decoding, data sufficiency, then cause and effect wala assertions, arguments. This is one of the favorite, I would say, topic in terms of reasoning जो आपको almost हर एग्जाम में मिलता है। इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना बनता ही है, because this is not, being a commerce background person, मैं मानती हूँ हम लोग ना पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, दैट गिव्स यू रिटर्न्स लेटर ऑन। तो अगर आप इन टॉपिक्स में एक्चुअली यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, SBI PO दे रहे हो तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर आगे कुछ और कर रहे हो वहां पर इन्वेस्ट कर लो। डिसीजन मेकिंग, इनइक्वालिटी, ये आप क्लरिकल का पेपर दे रहे हो, आप IBPS का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको यही सेम टॉपिक्स वहां मिलेंगे। सो आपके लिए इनके ऊपर डेटा ढूंढना भी ईजी है, इनके टेस्ट सीरीज भी देना ईजी हो जाता है। बस हमें करना क्या है, हमें पेपर से पहले ऑलमोस्ट हर दिन इन 4 टॉपिक्स को डिवाइड करते हुए चलना है। बिगिनिंग में क्वांट के लिए ज्यादा टाइम दे दो, देन शिफ्ट, जिस दिन क्वांट कर रहे हो, जिस दिन क्वांट हैवी कर लिए उसके नेक्स्ट डे रीजनिंग कर लो, डिवाइड कर लो, और इनके साथ में किसी एक दिन इंग्लिश साथ में जोड़ लो। क्वांट के साथ इंग्लिश वुड बी इजियर, रीजनिंग के साथ में आप आपके पेपर 2 पर फोकस डालो। दैट इज व्हाट यू कैन डू। सी, प्रिडिक्टिंग द पेपर इज टोटली डिफरेंट, बट आपको उस तरीके से चलना है। चेतना, दैट इज समथिंग कैन हेल्प, क्योंकि वो मिसलिनियस जीके के अंदर तो आ ही जाता है और स्टैटिक जीके में भी आपको वो हेल्प कर देता है। और स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है वो आपकी स्टैटिक इकोनॉमिक जीके जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड हो सकती है। ओके, देन ये रहा हमारा इंग्लिश का पार्ट। इफ यू आर वीक इन इंग्लिश तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप इस तरीके से चलो कि आपका क्वांट, रीजनिंग और बाकी सब आपका थोड़ा सा बेटर हो जाए, बिकॉज उन्होंने ये नहीं बोला हुआ कि आपको इंडिविजुअली हर एक के अंदर पास होना है, उन्होंने टोटल के हिसाब से दिया हुआ है। सो देन वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने लिए जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है ना, हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलो। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस डालो और बाकी सबको सपोर्ट में चला लो। अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो क्वांट और रीजनिंग को स्ट्रांगर बनाते हुए इंग्लिश के साथ में सप्लीमेंट्री हो जाएगा कि चलिए इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो हम उन पर ज्यादा फोकस डालकर इंग्लिश में एक रिस्पेक्टेबल तक पहुंच जाए। और जीके तो डेफिनेटली आप पर डिपेंड करती है, आप कितना रेगुलरली रीड करते हो उन चीजों को, सो वहां पर चीज आ जाएगी। सुरेंद्र, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप कहते हो कि कोर्स खरीदना चाहिए या फिर हमें मॉड्यूल्स खरीदने चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर जाना चाहिए, क्योंकि बेस्ट थिंग इज इस टाइम पर ना जो आपके कोर पॉइंट्स हैं उन पर वर्क करो। अशोक, टोटल 20 मार्क्स का तो हमारे पास करंट अफेयर्स आ रहा है, सो देन आई विल बी देयर। मनोज, वो हम वैसे भी कॉमर्स वालों का बैकग्राउंड बेस्ड है तो आई विल बी डेफिनेटली देयर फॉर यू गाइज।
सो टिल देन चलो बात करते हैं। कॉमन एरर आ गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें से आता है। एरर स्पॉटिंग जो होता है ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिलेगा, तो इन कुछ पर्टिकुलर जो कोर टॉपिक्स है ना उनको जरूर प्रिपेयर करके चलो। एंड इंग्लिश को हर पर्टिकुलर डे पर बाकी सब चीजों के साथ में जोड़कर चलो। ओके, देन कमिंग ऑन टू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अगर हम टफनेस के हिसाब से बात करें तो कॉस्टिंग से इजी आपकी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होती है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे आप स्कोर कर सकते हो? अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक्स में से इस बार पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पेपर 1 के अंदर वो लोग ईजी और मॉडरेट पर रहेंगे। एक्सपेक्टेड तो यही है, बट डिफिकल्ट जाता है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पेपर जब हमारा फेज 2 आएगा तब तो वो डेफिनेटली इसके डिफिकल्ट पोर्शंस को उठाएंगे। सो देन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आ गए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनके बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन हमारे पास बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, वो वाला टर्मिनोलॉजीज वाला पोर्शन है। सेबी से उम्मीद कम है कि वो ये क्वेश्चंस डालेंगे जहां पर आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछेंगे अकाउंटेंसी की, बट वो आपको टेक्निकल टर्म्स जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रेशो एनालिसिस के अंदर लीवरेज रेशोज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, या फिर वो आपको सॉल्वेंसी रेशोज के रिगार्डिंग कुछ पूछ लें तो दे वुड बी पोस्टिंग समथिंग जो वहां पर आपके लिए ना थोड़े से लेवल पर टेक्निकल हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद रखिएगा सारे नहीं करने हैं, तो जिस दिन बैठोगे पहले इस अकाउंटिंग के अंदर आपके पास ओवरऑल 1 2 3 4 देयर आर रफली 5-6 टॉपिक्स। 5-6 को बांटना कैसे है? पहले दिन सिर्फ इसको उठा लो, इसके अंदर जितने बेसिक्स आपको मिलते हैं उनके ऊपर कवर करो। संतोष, व्हेन वी टॉक अबाउट सागर, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप दे हैवंट स्पेसिफाइड, उन्होंने पार्टनरशिप इस सिलेबस के अंदर कवर नहीं किया, तो अगर वो पार्टनरशिप में से कुछ डालेंगे तो वो बेसिक्स वाली चीज पे डाल सकते हैं, क्योंकि इनके सिलेबस के अंदर और सेबी के अंडर पार्टनरशिप का गवर्नेंस बहुत लिमिटेड सा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर आ सकता है। कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप को जरूर देखता है, बट देन इस अकाउंटेंसी के पोर्शन में उन्होंने इसे कवर नहीं किया। तो हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर बेस्ट ऑप्शन होगा जिस दिन आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम उठाया है उसी के साथ में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुरू कर दो। याद रखिएगा सारे नहीं करने हैं, और इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखा है कि कौन से स्टैंडर्ड्स, क्या हम एएस की बात कर रहे हैं या फिर हम इंड एएस की बात कर रहे हैं। तो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड आईएफआरएस एज वेल। तो कई तरह के आ जाते हैं, बट कीपिंग थिंग्स इन सच अ वे कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप एएस और इंड एएस को रिव्यू कर सकते हो। तो देन वो आ जाएंगे, और एक बारी में सारे मत पढ़ो, इनको डिवाइड करके चलो, बिकॉज अभी भी 20 दिन है, तो हर दिन फर्स्ट पेपर को तो सॉर्ट कर दिया, अब उठा लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2-2 करके उठा लो, उसके साथ में ये वाला टॉपिक खत्म कर लो। देन ये टॉपिक्स हैवी हो जाएंगे, कैश फ्लो के साथ में रेशोज कर लो। देन फंड फ्लो नेक्स्ट डे उठाओ, जिसके साथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो एक इजी टॉपिक है। तो ऑलवेज कंबाइन वन इजी टॉपिक विद वन डिफिकल्ट टॉपिक रादर देन गोइंग ऑल डिफिकल्ट अ डे एंड ऑल इजी अ डे, क्योंकि उससे ना हमारी एक टाइम बाद एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंपैक्ट होते हैं। Ankit, there will be numericals. When we talk about commerce and accountancy, I don't think I can expect कि वो न्यूमेरिकल डालेंगे ही नहीं, चाहे वो आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपका कॉस्टिंग हो, दोनों के लिए। देन एमसीक्यू बेस पे उन्होंने वहां पर स्पेसिफाई तो किया ही हुआ है। ओके, गो हेड मनोज, इसका मैं आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट इट आफ्टर द क्लास। देन चलो, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी जिस दिन आप शेयर कैपिटल कर रहे हो उसके साथ में बोनस एंड राइट, ये इजी टॉपिक है, कंबाइन कर दो। ईसॉप्स भी इनके साथ हो जाता है, बायबैक भी इनके साथ में हो जाता है। जिस दिन उठा रहे हो ये पूरा ग्रुप एक साथ उठाना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग सिंगल सिंगल ये दोनों टॉपिक्स इकट्ठे उठाना, यू कैन डिवाइड योर अकाउंटेंसी इन अप टू 5 days। तो वो 5 दिन ये भी मत करना कि पेपर से पहले के 5 दिन उठा रहे हो, डिवाइड इट इनटू ऑल्टरनेट्स, कि एक दिन पढ़ा, ये ना हो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आज कर रहे हो और उसके बाद 17 तक हमने देखा ही नहीं है, वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो जितना स्प्रेड अप करके चलोगे आपके लिए उतना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज।
बेस्ट थिंग इज ये खत्म किया. इफ आई हैव टू डिवाइड इट फॉर यू गाइज, सबसे पहले जब आप इसे करते हैं, फर्स्ट इज FIS कंप्लीट करना, उसके साथ साथ कंप्लीट दिस पार्ट, उसके साथ साथ यू कैन गो हेड थर्ड लेवल पर इसे की जगह. फोर्थ लेवल पर आपके पास आ जाता है कैश फ्लो उठा रहे हैं, देन टेक अप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर द फोर्थ डे ओनली. उसके बाद जो टॉपिक्स उठाने वाला है फिफ्थ लेवल पर आप इन्हें इकट्ठा उठा सकते हो. और जब इन्हें उठाओगे, दैट इज योर राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, बाय बैक, पूरा ये सिक्स्थ उठाओ. सो रफली 5 से 6 आपके पास ब्रॉड ग्रुप्स बन जाते हैं जिनके अंदर आप अकाउंटेंसी वाला पोर्शन कवर कर सकते हो. और इसका बेनिफिट क्या होगा, पेपर 1 के लिए प्रिपेयर अभी कर रहे हो, पेपर 2 के लिए, लेकिन याद रखना फेज 2 में ये सब और डिटेल में हो जाएगा. तो उस तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करके चलना. आपको अकाउंटेंसी की क्लासेस मिल जाएंगी अशोक, यू कैन फाइंड इट. इवन हमारी टेस्ट सीरीज में हमारे पास सिंगल टेस्ट भी हैं प्लस कंबाइंड टेस्ट भी हैं, तो वो आपके लिए एक अलग लेवल बेनिफिट हो जाता है. देन मैनेजमेंट का टॉपिक, अब मैनेजमेंट के अंदर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो जाते हैं और सबसे ईजिली अगर आपने कवर करने हैं, वो आपके थोड़े डिफिकल्ट डेज हो गए, ईजी डेज पर इन्हें उठाओ. मतलब हर दिन अगर आप मैनेजमेंट का एक एक टॉपिक भी लेकर चल रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे लीडरशिप थ्योरीज हो गई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. देन मोटिवेशन की थ्योरीज हो गई, ये आपके लिए आ जाता है. मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस, ये वाला टॉपिक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. इट कैन टेक अप टू 2 days अगर आप उसको बांट कर चलते हैं तो. सो देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट शिवन, अभी इससे पहले उसी बारे में बात हो रही थी. पहले 4 आपके पास टॉपिक्स आता है, यू नीड टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. रोज जीए को रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करते चलो, और उसके साथ में अगर आप एक दिन रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग के साथ में यू कैन कंबाइन इंग्लिश. बट हर दिन का कम से कम 2 से 3 घंटा यू शुड कीप फॉर पेपर 1. उसको बिल्कुल गायब मत करना कि मेन पेपर 2 है और बाद में फेज 2 में भी तो यही करना है तो उसको छोड़ दें, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. बस there are paid courses for EPFO as well. We call it GAP, General Accounting Principles. सुरेंद्र, अगर आप मॉक टेस्ट पर आ चुके हैं, इसका मतलब आप प्रिपरेशन कर चुके हो, तो आप ऐसे उठाओ कि पेपर 1 के लिए एक दिन की प्रिपरेशन करके उस दिन दो, देन पेपर 2 का फिर बाद में दो. एंड दैट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर द मॉक टेस्ट, बिकॉज एंड में आकर इस टाइम पर पढ़ाई नहीं होती है, रिविजन होती है और अपना स्ट्रैटेजी चेक होती है. देन HRD को आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कीप 1 day फॉर इट. 1 day फॉर लीडरशिप, एक दिन पूरा लीडरशिप पे लगाओ. लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरीज में कंफ्यूजन होती है, बहुत नॉर्मल है. तो अगर आप मोटिवेशन उठा रहे हो किसी दिन, उस दिन लीडरशिप मत उठाओ, स्किप इट ऑल टुगेदर, उससे आपके लिए इजी हो जाता है. और जिस दिन आप मैनेजमेंट का ये वाला पार्ट उठा रहे हो, ये कम से कम 2 क्लास के अंदर जाएगा. अगर आपने 2 दिन लगाए होंगे इसके ऊपर, फर्स्ट डे 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस पर स्पेंड किया, देन नेक्स्ट डे उस पर स्पेंड किया. बट पर्टिकुलर थिंग दैट आई कैन से इज, सिंस हम लोग मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से रहते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो सकती है वो है मैनेजमेंट, ये लीडरशिप और मोटिवेशन के अंदर, क्योंकि इनकी जो थ्योरीज है ना बहुत ज़्यादा वेराइटी की आ जाती हैं. तो कभी भी सेम डे पर दोनों मत उठाना, बस वो चीज़ रह सकती है. बाकी ये कंसेप्ट, मोटिवेशन, दीज आर ऑलवेज इन कंट्रोल, इनसे क्वेश्चंस रह सकते हैं. और इसका बेनिफिट अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो RBI में भी होगा आपको. ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का टॉपिक आप एक पर्टिकुलर डे में कंप्लीट कर सकते हो. उस दिन जिस दिन आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक उठा रहे हो ना, इसको बस एक अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यू कैन ऑलवेज टेक अप कम्युनिकेशन. दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू वर्क अपॉन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, आई वुड से कभी भी एक पर्टिकुलर दिन में बहुत हैवी होकर हम पूरा सब्जेक्ट आज खत्म कर लेंगे, वो चलना नहीं चाहिए. बिकॉज वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर मैं एक पूरा दिन एक डिफिकल्ट पर जा रही हूँ तो एंड तक मेरी प्रोडक्टिविटी शायद ना रहे. तो आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप चीज़ पढ़ रहे होते हो तो आप उन चीज़ों को मिक्सअप करके चलो. अभी भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो चुका है. पहले 10 दिन, जो अगले 10 दिन बचे हैं, अगर आप उनमें इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल, तो आप क्या कर सकते हो, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को उठा लो. 10 दिन के बाद जो आखिरी के 10 दिन है उनमें मॉक टेस्ट उठाओ और देखो कौन कौन सा पॉइंट है जो बहुत वीक है. जो पॉइंट वीक है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो. फिर
अगर हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं और 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम यूनिफॉर्म भी होकर चले तो हर एक के अंदर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आ जाता है। अगर आपका कॉस्टिंग वीक है, अगर आपने मैनेजमेंट से वो कवर अप कर लिया तो आपके लिए वहां पर भी वो चीज बेनिफिशियल हो जाएगी कि चलो कॉस्टिंग ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है, बेसिक्स क्या है, और हम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वहां से भी यू कैन सेव योरसेल्फ। नए फॉर्मेट के अंदर ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी एग्जाम्स थे लेकिन उनका फॉर्मेट डिफरेंट था, तो वो एक फर्क है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, अगला आ जाता है कॉस्टिंग। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको, अगर कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी है उन्होंने भी काफी टाइम बाद किया होगा, बिकॉज हमें हर बार ये नहीं रहता, रफली 6 months तो प्रेफरेबल है जनरल अवेयरनेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट ओवरव्यू, अगर आपको कॉस्टिंग से डर लगता है, आपको लगता है कि हमें कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, हमने पढ़ी भी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, तो बेस्ट इज कि आप ना ये जो बेसिक्स वाले टॉपिक्स हैं वो जरूर कर लें। कॉस्ट शीट क्या होती है, देन आपके ओवरव्यू, इसके एलिमेंट्स का आपको आइडिया रहे, जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो कवर अप करने का बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि एटलीस्ट हम पेपर में इसके कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। अखिलेश, अगर आपने ये कर लिया है ओके, अगर नहीं किया है तो फिर पहले इनके बेसिक जरूर कवर करना। अगर ऐसा लगता है कि हमें कॉस्टिंग नहीं आती है, हमको कॉमर्स एंड अकाउंटिंग नहीं आती है, तो आप एक काम कीजिए, उनके बेसिक जरूर कवर कर चलिए, बिकॉज वंस यू क्लियर द पेपर फेज वन के बाद फेज 2 में तो यही टॉपिक्स मेन हो जाते हैं, और याद रखिएगा उसकी वेटेज काउंट होती है आपके इंटरव्यू के साथ में। सो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपके पास जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके अंदर से वी कैन एक्सपेक्ट आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत है। देन यूनिट कॉस्टिंग इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर आपकी कॉस्ट शीट और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो ये कर सकते हो कि यूनिट कॉस्टिंग जरूर देख लेना, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग रिव्यू कर लेना, देन बैच कॉस्टिंग रिव्यू कर लेना। ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपके लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कैन से। निरंजन, वहां पर आपको और ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर मिलाकर 40% का स्कोर चाहिए, और वो 200 के आपका जो टोटल है वो 200 मार्क्स का है। दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर मिनिमम 80। अगर आपको लगता है कि आपको कॉस्टिंग और अकाउंटेंसी नहीं आती तो बाकी 4 पर ज्यादा आप वर्क अपॉन कर सकते हो, जबकि अगर इन्होंने इसके अंदर, वैसे तो चांसेस यही है कि 50 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और हमको 40 मिनट्स मिले हुए हैं 50 क्वेश्चन के लिए। 40 मिनट्स इज अ गुड टाइम, हमें पता चल जाता है टाइम जो लग सकता है वो सिर्फ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स में, बाकी मैनेजमेंट का क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा आता है या नहीं आता। इकोनॉमिक्स के केस में नेशनल इनकम के बेस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें हमको दिक्कत आ सकती है। सो वहां पर आपको रिवाइज करके ये देखना है कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। देन ये वाला टॉपिक जो आपके रहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर आपने कभी नहीं पढ़ रखा स्किप दीज टू, क्योंकि इनके अंदर से नो डाउट बहुत पेपर आ सकता है, हो सकता है इसमें से न्यूमेरिकल्स आए, बट अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ एंड में आकर ये दोनों नहीं हो सकते। बजटरी कंट्रोल आपका फिर हो सकता है, और ये जो लीन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर ये कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रखा ना, ये फिर आप रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। 40% चाहिए ना आपको ओवरऑल कट ऑफ के लिए। सागर, ईपीएफओ में जो आपने अकाउंटेंसी पढ़ा है वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ अकाउंटेंसी क्या था क्या नहीं था, तो एक बार वीडियोस जरूर रिव्यू कर लो, आपको ये हो जाएगा, आपको आइडिया तो हो जाएगा उस चीज के रिगार्डिंग कि अकाउंटेंसी के अंदर बेस क्या था। कुछ टॉपिक जरूर रिव्यू करना, पार्टनरशिप वाले पोर्शन को स्किप कर देना, क्योंकि पार्टनरशिप आपके सिलेबस के अंडर गिवन नहीं है। देन ये काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी, ये आपके लिए मैनेजमेंट के अंदर भी है और वो यहां पर भी है। सो ये यहां पर करो या वहां पर करो, दोनों जगह आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हम स्कोर कर सकते हैं कि कॉस्टिंग बिल्कुल ना आने की बजाय कुछ तो पता है। देन वी हैव सिक्स सिग्मा, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीपीएम, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज समथिंग जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं अगर हम कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ये बड़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो देयर कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज। देन जब पेपर 2 आएगा, मतलब जब आप फेज 2 में जाओगे, तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्किप
तो कर लो, एटलीस्ट पेपर 1 के लिए तो हम तैयार रहेंगे। देन फाइनेंस, इसका फाइनेंस आरबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, ये आपके लिए जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन के लिए भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है। इसके बाद जो आपके फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड्स, आपके जो इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं वो आ सकते हैं, YTM के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, इनकी वैल्यूज निकालने के ऊपर, इनके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स बनते होते हैं। सो इफ दे आर पुटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थिंग्स, तो आपका फाइनेंस का लेवल, क्योंकि सेबी है तो डेफिनेटली वो अच्छा डाल सकता है। इनको कभी भी ना एक साथ करने की जरूरत नहीं होती, मतलब कभी भी फाइनेंस, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग तीनों एक दिन में मत उठाना। दैट्स वन ऑफ द बेसिक टिप्स जो आपको हेल्प कर सकती है। अगर फाइनेंस उठा ही रहे हो तो उसका बेसिक उठाओ, जैसे ये फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है, यू कैन टेक अप दिस पार्ट। GST, बेसिक्स ऑफ फाइनेंसेस, वो आपके लिए जल्दी होने वाले टॉपिक्स हैं, पहले इनको फिनिश ऑफ कर लो, ताकि हमारा पता है कि चलो हमने बेसिक तो पढ़ लिया, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उनका बेसिक्स क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन वाला पोर्शन आपने पढ़ लिया, देन रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या आई हैं, ये तो हमारे पास ऐसे हैं जो पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट हो गए, पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट हो गए, पढ़ने तो है ही, तो फिर इनके ऊपर पहले फोकस कर लिया जाए तो जल्दी हो जाएगा। तो अपने लिए इस टाइम पर ये नहीं होता कि हम सब पढ़ लेंगे, इस टाइम पर ना अपना वो फोकस ढूंढो, वो कोर ढूंढो, और कभी भी एक दिन में सब डिफिकल्ट मत उठाओ। तो कोर को ज्यादा ध्यान दे लो कि चलो मेन ये हो गया, और बाकी पहले इजी टॉपिक्स निकालो, थोड़ी सी हिम्मत बनाओ और शुरू हो जाओ। देन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, Sagar will be definitely keeping a particular class regarding this. So we have a particular class rather, bond valuation के ऊपर. So you can see in case if this can help you. In any case, we'll be bringing up class for the same as well. तो तब discuss करते हैं. आज का basic focus is regarding the strategy. Companies Act, a very scoring point. बहुत बच्चों को लगता है कि पता नहीं Companies Act तो हमसे नहीं होगा, लॉ तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ. बट अगर आप ध्यान देना, इसके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जामिनेशन में बोल दिया जाता है कि वो सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डायरेक्टर्स का टॉपिक, डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, AGM EGM के टॉपिक्स आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये तो सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसका मिस स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक होता है उसके अंदर से आपको केस लॉस बन सकते हैं, वो केस स्टडी डाल सकते हैं कि ये रही केस स्टडी, अब बताओ उसने क्या किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आपकी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, AGM EGM, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक वाले आ जाते हैं, और इनके अंदर से स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो टॉपिक का ना जो स्पैन है जहां तक वो आ सकता है वो बहुत लिमिटेड सा है। पूरा उठाने से अगर डर लगता है तो ये वाले टॉपिक जरूर अच्छे से करना। प्रोस्पेक्टस का हो गया, डायरेक्टर्स का हो गया, देन मीटिंग्स का हो गया, NCLT वाला टॉपिक हो गया, इनके लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो आ रहे हैं आपके टॉपिक्स के रिगार्डिंग, दे आर अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट्स में से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो डालेंगे ही। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डूइंग द रोट लर्निंग इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर्स, आई थिंक उसको अगर सोच रहे हो तो चाहे स्किप कर दो, क्योंकि सेक्शन नंबर से क्या होता है, देयर इज नॉट ओनली अ सेक्शन नंबर, देयर इज सेक्शन, देन इज सब सेक्शन, देन देयर इज सब सेक्शंस एज वेल। कितने एक्यूरेट हो जाओगे, उससे जितना टाइम सेक्शन नंबर्स में आप स्पेंड करोगे उससे ज़्यादा टाइम आप इसमें लगा सकते हो। हद से हद कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन से ऊपर तो नहीं पूछेंगे ना। पूरा पेपर में ये तो नहीं सकता कि वो सारा का सारा डिफरेंट क्वेश्चन डाल देंगे और बोलेंगे कंपनीज एक्ट का ये पर्टिकुलर सेक्शन ही बताओ। उस एक चीज़ के कारण आप बाकी चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं लूज आउट कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट आई कैन से, जस्ट अवॉइड द सेक्शंस इफ यू कैन नॉट लर्न इट। गलत याद करो या उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो जो मुश्किल है, तो आप बाकी जगह से अपना नंबर निकाल सकते हो, बट स्टिल ये वाले टॉपिक्स मत छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो ना कंपनीज एक्ट, तो इनको जरूर देख कर जाना। और इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आ जाता है, इसमें कुछ एक बेसिक सी केस स्टडीज आ जाती हैं जो कि केस लॉज हुए थे डिफरेंट, उनको जरूर रिव्यू कर लो। व्हाट इफ दे पुट सम काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो वो केस स्टडी के ऊपर आपको पूछ सकता है कि कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है। हाँ, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ देयर, पूरा एग्जाम का ये पेपर 1 का और पेपर 2 का। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वी हैव सो मेनी थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेशनल इनकम। इनको तो हम चाह कर भी ये नहीं बोल सकते हैं कि चलो इस पेपर के लिए छोड़ दो,
क्योंकि अगर इस पेपर के लिए छोड़ोगे तो किस किस पेपर के लिए इसको छोड़ोगे। ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां के लिए चाहिए। अगर आप आरबीआई के लिए करोगे, वहां के लिए ये चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के स्पेसिफिक एग्जाम के ऊपर जा रहे हो जहां पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इकोनॉमिक्स के पार्ट को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। सो यू कैन ऑलवेज गो हेड विद दिस पार्ट। नेशनल इनकम अच्छे से करना, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेक्स, इन्फ्लेशन। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स तो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि आरबीआई, सेबी और जो डिफरेंट सेबी के अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, नाबार्ड हो गया, क्या उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होगी व्हेन वी टॉक अबाउट इको। और मे बी जब हम फाइनेंस के टॉपिक की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उनसे ज़्यादा फोकस आप आपके सेबी ओरिएंटेड चीज़ों पर करोगे, थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। शिवानी, इफ यू आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज देन हर एक के लिए अलग अलग है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग के लिए वी हैव स्पेसिफिक बुक्स, लेकिन याद रखिएगा बीकॉम की बुक्स वगैरह आपको मिलेंगी। अब उनसे पढ़ने का टाइम नहीं रहा, तो फिर तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आप ऑनलाइन उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को ही ढूंढ कर उनको पढ़ लो। सीए के एग्जामिनेशंस में सीपीटी के जो एग्जाम होते थे, देन सीएमए है, मैनेजमेंट के पर्टिकुलर टॉपिक्स है, वहां से आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। देन सीएस के एग्जामिनेशंस के अंदर मैनेजमेंट का टॉपिक कवर्ड है, तो वहां से आप एमसीक्यूज के बेस पे पढ़ सकते हो। विल बी ब्रिंगिंग अप समवन फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल, डोंट वरी। ओके, चलो। सो व्हाट इज द क्रक्स? क्या एग्जैक्टली मैं कहने की कोशिश कर रही थी ये सारा सिलेबस डिस्कस करते हुए? नंबर 1, नेवर गो फॉर ऑल द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन वन डे। बांट दो पूरे टॉपिक्स को। जो भी आपको जिस टॉपिक से डर लगता है ना कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक बारी में पूरा कर सकता हूं, मत करो उसको। कीप इट एन ऑल्टरनेट्स, डिफिकल्ट इजी, डिफिकल्ट इजी, अपने डेज भी बांट दो। और याद रखना, क्वांट और रीजनिंग को बंद मत करना। हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम उन पर लगाते चलो, चाहे 1.5 घंटा, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, उनको एक असाइन करके छोड़ दो। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा टॉपिक है, हर दिन के थोड़ा सा भी टाइम अच्छे से लगा रहे हो, हाफ एन आवर टू 1 आवर, दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि वो सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए, वो और पता नहीं कितने एग्जामिनेशन के लिए। और जब हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास 20 डेज हैं, तो क्यों ना हम इन पर्टिकुलर 20 डेज के अंदर हम लोग, वैसे तो डेफिनेटली बताऊं, यू कैन नॉट गो फॉर 20। आखिरी के 2 दिन तो कम से कम मॉक टेस्ट पर और अपनी टेस्टिंग पर आपको रखने होंगे, तो कम से कम लास्ट 2 डेज तो आप काट कर ही चलो मिनिमम। दिस इज नॉट समथिंग कि 2 काफी होंगे, बट स्टिल मिनिमम 2 तो आप लगाकर चलो। 18 डेज बने, 6 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक के लिए आपके पास मतलब टेक्निकली 3 दिन का टाइम से ऊपर नहीं है, राइट? तो देन आपको कैसे करना है, आप बिल्कुल जब इसको बांट कर चल रहे हो, देन ओके, क्या कर सकते हो, हर दिन 2 सब्जेक्ट्स उठाओ। जिस दिन इकोनॉमिक्स उठा रहे हो, इकोनॉमिक्स के साथ फाइनेंस का टॉपिक साथ में कर सकते हो, क्योंकि दोनों इंटरलिंक चलते हैं। जबकि मैनेजमेंट के साथ में कॉस्टिंग कंबाइन कर दो। और अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, उनके बेसिक्स जरूर रिव्यू करके रखो, ताकि ये हो कि अगर आप पेपर 1 फेज 1 पूरा क्लियर कर लेते हैं, फेज 2 फरवरी में होगा, बिल्कुल टाइम नहीं होगा बिल्कुल नई चीज सीखने का। तो बेटर है कि बिल्कुल छोड़कर मत जाओ, लेकिन उनको एक बेसिक वाला पोर्शन रिव्यू करके जरूर रख लो। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन गो हेड विद। कंपनीज एक्ट के लिए तो आई थिंक सीएस के मॉड्यूल रिव्यू कर लो, दैट इज व्हाट आई कैन से, बट बहुत बड़ा हो जाएगा। बस ये देखना कि आप क्लॉजेस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, सारा का सारा कंपनीज एक्ट हमको नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक क्लॉजेस ही हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट पेपर 2 के लिए प्रदीप, जैसे अब मैनेजमेंट आप लोगों के, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो, तो मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप अभी भी देख सकते हो। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो अभी भी आपके हाथ में है, तो 6 में से 3 तो आपके हाथ में वैसे ही आ रहे हैं। दैट इज द पॉइंट सलोनी। इको और फाइनेंस अगर साथ में हो रहे हैं ना, हमारा बहुत बेनिफिशियल हो जाता है वो वाला पॉइंट, कि इको और फाइनेंस जब कर रहे हो ना, ये एक साथ बड़ी जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो, जबकि आपको असली टाइम लगेगा कॉस्टिंग के अंदर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन याद रखना कॉस्टिंग इस पर्टिकुलर सेबी एग्जाम के अलावा नॉट, मतलब कोई और एग्जामिनेशन नहीं है जो इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, तो इसीलिए उसका फोकस चाहे कम करके बाकी पर फोकस बढ़ा दो।
they can be asked. There is nothing like amendments cannot be asked. रैदर अमेंडमेंट्स में से जो आप डिफरेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स को अगर आप रिव्यू करते हो तो बहुत से प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक सीए, सीएस एंड सीएमए, अगर वो जो उनका एमसीक्यू पोर्शन अब वो ऐड करते हैं उनके एग्जामिनेशंस में आपको हमेशा अमेंडमेंट्स दिखेंगी। और ये सेबी बात कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से अमेंडमेंट्स का कुछ ना कुछ डाले। तो अगर आप उस तरीके से रिव्यू कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट को अगर आप रिव्यू कर रहे हो उसके अमेंडमेंट्स को एक बार ज़रूर देख लेना कि लेटेस्ट क्या आई थी। So that's what we can do about it. So, okay, the strategy session is done. In case you would like to go ahead, आप कुछ पूछना चाहते हैं, so I'm here. We have specific sessions जहाँ पर हमने topic wise आपको MCQ करवाए हुए हैं। आपको मैनेजमेंट की क्लासेस मिल जाएंगी, मटीरियल, लेबर लॉज, मटीरियल कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, वो सारा उसमें आपको मिलेगा। मटीरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अगर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉस्टिंग किया हुआ है, ये मत सोचना कि मटीरियल, लेबर और ओवरहेड उसने नहीं लिखा है तो नहीं करने चाहिए, जबकि उनमें से बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वही हेल्प होती है कि आपको ये तो पता है कि मटीरियल क्या था, लेबर क्या था। तो कुछ एक टॉपिक्स जो उन्होंने नहीं भी लिखे हैं वो अपना स्पैन बनाकर रखना। अंकित, देर इज नथिंग कॉल्ड अमेंडमेंट एक्ट, मतलब आप ये देख सकते हो कि अमेंडमेंट्स क्या आई हैं लेटेस्ट पिछले एक साल के अंदर। तो अगर आप लेटेस्ट वो छोटे छोटे क्लॉजेस आपके लिए जो रेलिवेंट हैं उनमें रिव्यू कर ले तो ईजी हो जाता है। अगर देर आर स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली कंपनीज एक्ट पढ़ने की आदत है, दे हैव अ स्पेसिफिक वेबसाइट, उनकी अपनी वेबसाइट है कंपनीज की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जब हम बात करते हैं MCA 21 नाम की, तो वहां पर जाकर आप रिव्यू जरूर कर सकते हो। बट देन वो उसके लिए टाइम चाहिए। दिस शुड हैव बीन डन अ लिटिल अर्लियर, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। सी, अमेंडमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि सारी अमेंडमेंट्स, आप लोगों को तो क्लॉजेज ही लिमिटेड हैं, तो जो आपके लिए स्पेसिफिक क्लॉजेज है क्या उनमें कोई चेंजेस आए हैं वो आपके लिए पोर्शन रेलिवेंट हो जाता है। अंकित, सीए स्टूडेंट्स हैव टू डू इट। सीए, सीएस वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम कंपनीज एक्ट, तो हमने वो वैसे ही पढ़ना होता है। फंड फ्लो अगर छोड़ना चाहते हो तो कैश फ्लो कर लेना, क्योंकि कैश फ्लो, फंड फ्लो वैसे तो थोड़े से अलग अलग ही टॉपिक्स हैं, बट फंड फ्लो में से वैसे तो कैश फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फंड फ्लो का बस अगर देखने का मन करे तो इसकी थ्योरी पोर्शन समझ लेना कि फंड फ्लो में है क्या, दैट्स इट। मेन कंप्लायंसेस का ही पॉइंट आ जाता है कंपनीज एक्ट की। वील बी ब्रिंगिंग अप क्लासेस फॉर EPFO डेफिनेटली। Okay, if in any case you are looking forward to, okay, there are many students जो हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे, तो आप ये देख सकते हैं आप हमारे सेबी के पेज पर जाकर हमारे पोर्टल की डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। हमारे फ्री कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको बहुत सी क्लासेस मिल जाएंगी, उनके अंदर आपको PDFs मिल जाएंगे, वहाँ से आप रिव्यू कर सकते हो कि क्या कितने MCQs की प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, तो वहाँ से आप रिव्यू कर सकते हो। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, पेनल्टीज याद करनी है तो मेक फनी एक्रोनिम्स, दैट्स व्हाट इवन आई डू। इफ़ यू आर लर्निंग इट तो एक पेज पर सारी पेनल्टीज लिखकर देखो कि कैसे उसको कंटैक्ट कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग पेनल्टीज की अमाउंट्स को। यू कैन गो हेड, ऐसा नहीं है कि आप अभी करने बैठोगे तो आपके लॉ बैकग्राउंड से सिर्फ प्रॉब्लम हमारी पेपर 1 हो जाती है। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड या लॉ बैकग्राउंड या अलग अलग बैकग्राउंड है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम पेपर 1 कैसे करें। द कोर्सेज आर अवेलेबल सुरेंद्र, यू कैन गो हेड एंड सी आवर वेबसाइट, वहां पर आपको मिल सकता है उसकी डिटेल्स। चलिए, दिस इज वेयर आई वुड एंड द स्ट्रैटेजी सेशन, बट ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर चुके हैं सो मेक श्योर आप अपने आप को पेसअप कर रहे हैं, बिकॉज अब टाइम नहीं बचा है और पेपर बहुत पास आ चुका है। सो दिस ईयर इज जस्ट अबाउट टू एंड, तो मेक श्योर बाय द टाइम आप 2021 में एंटर करते हैं तो अपने एफर्ट से यू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।